तो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके साथ पार्ट 5 लेकर लोक प्रशासन 800 प्लस MCQ सीरीज़ का। तो इसके 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग 105 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। जितना ज़्यादा आप लास्ट समय पे प्रैक्टिस करेंगे, रिविज़न करेंगे, आपकी तैयारी को उतनी ही ज़्यादा धार मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास अपनी और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि है 106। संसद का हर नया अधिवेशन शुरू होता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल के संबोधन से, शपथ ग्रहण समारोह से, राष्ट्रपति के अभिभाषण से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 106 के लिए आपको अपना आंसर बताना है क्या होगा। तो संसद का हर नया अधिवेशन कैसे शुरू होता है दोस्तों, तो ये शुरू होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड हम ज़्यादा रखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें 800 क्वेश्चंस लगभग कवर करने हैं, 800 प्लस। तो हम जल्दी जल्दी करेंगे तो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कवर कर पाएंगे। लेकिन मैं जहाँ भी देखूंगी कि थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स का भी रिविजन हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। संसद का आलोचनापूर्ण कार्य अपना प्रभाव खो रहा है, यह किसने कहा है। उर्विक ने, LD वाइट ने, मॉरिस जोन्स ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मॉरिस जोन्स ने। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में शून्यकाल का चलन कब से शुरू हुआ है। 1962 से, 1968 से, 1964 से या 1970 से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A, 1962 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यायपालिका पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किन क्षेत्रों में प्राप्त है। तो पहला ऑप्शन है मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह पर, राष्ट्रपति को दी गई सलाह पर, संसदों को दी जाने वाली सुविधाओं पर, और आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राष्ट्रपति की सलाह पर, या ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका, आप बताएंगे अपना आंसर। तो क्या हो जाएगा इसमें से दोस्तों, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या कह रहे हैं प्रश्न, जरा इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किन क्षेत्रों में है। तो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति को दी गई सलाह पर है, बिल्कुल है। संसदों को दी जाने वाली सुविधाओं पर है, हाँ बिल्कुल है। और राष्ट्रपति की शक्तियों पर है, तो सभी पर है। और उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर D सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिट का क्या अर्थ है। तो रिट ऑप्शन A कह रहा है औपचारिक लेख जो कि विधि सत्ता द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति के अधिकार की प्राप्ति के लिए या उसको न्यायालय में उपस्थित होने को बाध्य करने के लिए जारी होता है। या फिर अगला ऑप्शन कह रहा है प्रशासन द्वारा जारी औपचारिक लेख, या ऑप्शन C कार्यपालिका द्वारा जारी औपचारिक लेख, या ऑप्शन नंबर C है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रिट क्या होती है दोस्तों, देखिए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता है, जो आर्टिकल 32 में बताया गया है। और ये रिट किस लिए जारी होती है, ये रिट जारी होती हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, ये आपने पढ़ाई होगा, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ये रिट जो है वो जारी की जाती है। तो ये पूछ रहा है कि रिट का अर्थ क्या होता है। तो रिट का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो रिट का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा राइट हमारा ऑप्शन नंबर A, यानी कि रिट क्या होती है, एक औपचारिक लेख, ये एक औपचारिक लेख होता है जो कि विधि सत्ता द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी व्यक्ति या संपत्ति के अधिकार की प्राप्ति के लिए उसको न्यायालय में उपस्थित होने को बाध्य करने के लिए होता है। ठीक है, और रिट जो है वो कोई भी दायर कर सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक उद्यमों की स्थापना का अधिकार सामान्यतः किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, मंत्रिपरिषद के पास या फिर लोक उद्यम समिति के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोक उद्यम समिति की स्थापना का अधिकार संसद को होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 1979 1989 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक रखने वाले कौन थे? ठीक है, 1989 में पूछा जा रहा है कि कौन थे। तो लोकपाल विधेयक सबसे पहले लोकसभा में कब रखा गया था दोस्तों? तो ये रखा गया था 1968 में। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये फोर्थ लोकसभा थी, फोर्थ लोकसभा थी जिसमें कि 1969 में लोकपाल जो था पहली बार रखा गया था। ये आपसे पूछ रहा है कि 1989 में इसे किसने रखा था? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, दिनेश गोस्वामी ने, उपेंद्र सिंह ने या मनमोहन सिंह ने? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश गोस्वामी ने। ठीक है, चलिए लोकपाल बिल के बारे में जान लेते हैं। लोकपाल बिल 2013 में पास किया गया है और पहले लोकपाल 2019 में किसको बनाया गया है? पिनाकी चंद्र घोष को, पिनाकी चंद्र घोष को। ठीक है, और अभी हाल ही में नए लोकपाल चुने गए हैं 2024 में। आप मुझे कमेंट करके उनका नाम बताइएगा कि जो नए वो लोकपाल चुने गए हैं 2024 में उनका क्या नाम है। ठीक है, इसके साथ ही हम देख लेते हैं लोकपाल की संस्था में 8 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष होते हैं। लोकपाल की संस्था में जो 2013 के अकॉर्डिंग बिल लाया गया था। जो लोकपाल का बिल है वो संसद में कई बार लाया है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 8 से 9 बार ये संसद में लाया गया है। ठीक है, ये फिगर आप चेक कर लीजिएगा, 8 या 9 बार इसको कितनी बार लाया गया है। तो ये कई बार लाया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए लोकपाल के बारे में। ठीक है, अच्छा लोकपाल के साथ साथ लोकायुक्त होता है। तो लोकपाल कहाँ होता है? सेंटर में होता है, यानी कि केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए क्या होता है? राज्यों के लिए क्या होता है? लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त होता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि कुछ और फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। चलिए, लोकपाल हमने देखा सेंटर में होता है और जो लोकायुक्त होता है वो स्टेट में होता है। तो लोकायुक्त संस्था की सबसे पहले स्थापना किस राज्य ने करी थी? तो ये करी थी महाराष्ट्र ने। ठीक है, 1970 में। ठीक है, 1970 में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना महाराष्ट्र ने करी थी। अगर पूछा जाए कि लोकायुक्त बिल सबसे पहले किसने पास किया था? तो ये किया था आंध्र प्रदेश ने, AP ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने 1970 में 1970 में इन्होंने बिल पास कर लिया था, लेकिन ये महाराष्ट्र में बना कब था? 1971 में। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1971 में ये बना था पहली बार। ठीक है, सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति महाराष्ट्र ने करी थी और जो बिल था वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकपाल में लोकायुक्त शब्द भारत में किसके द्वारा दिया गया था? ML सिंधिवी द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ML सिंधिवी द्वारा। ठीक है, ML सिंधिवी द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त शब्द पहली बार प्रयोग किया था। लोकपाल संस्कृत भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और कहाँ इसका मतलब क्या होता है? लोक मतलब जनता और पाल मतलब पालने वाला। ठीक है, तो जनता के पालक को लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, और ये लोकपाल की जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है स्वीडन से, जहाँ पे वहाँ पे क्या होते हैं? ओम्बेस्टमैन होते हैं, ओम्बेस्टमैन होते हैं वहाँ पे। ठीक है, ओम्बेस्टमैन होते हैं वहाँ पे, उसमें स्वीडन में सबसे पहले बना था, उनकी वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1985 में लोकपाल विधेयक के अनुसार लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कौन नहीं था? जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि लोकपाल का बिल लगभग 8 या 9 बार लाया गया, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो 8-9 बार ये लाया गया था और इसमें हर बार अलग अलग प्रावधान थे। ये पास नहीं हो पाया, पास हो पाया ये 2013 में, यानी कि पहली बार लाया गया था 1968 में। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है, ये पूछा जाता है कि लोकपाल विधेयक पहली बार कब लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि पास हुआ 2013 में और सबसे पहले लाया गया था 1968 में, फोर्थ लोकसभा में। ठीक है, फोर्थ लोकसभा में ये लाया गया था। और हम मुझे याद आ गया है, ये 9 बार, टोटल 9 बार अभी तक ये
बिल जो है वो पास हुआ है। ठीक है, 2012 में जो बिल पास हुआ था, जो 2013 में पास हुआ है, ये 2009वां बिल था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, लोकपाल और लोकायुक्त की बात हमने अभी लोकपाल की बात की थी, तो लोकपाल की बात हमने की थी, जो कि लोकायुक्त की बात हमने की थी, जो कहाँ पे होता है, राज्यों में होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, राज्यों में होते हैं। और इसकी सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी, सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना किसने करी थी, तो अभी हमने बात की थी कि महाराष्ट्र ने करी थी। किसने करी थी, महाराष्ट्र ने करी थी। कब करी थी, 1971 में करी थी। ठीक है दोस्तों। और जो सबसे पहले बिल पारित किया गया था दोस्तों, उड़ीसा ने। इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, मैंने आंध्र प्रदेश बता दिया पहले, ये उड़ीसा होगा, जिसने कि 1970 में क्या किया था, ये बिल पारित किया था। उड़ीसा ने जो है वो बिल पारित किया था 1970 में। ठीक है। और सबसे पहले नियुक्त किसने किया था, तो ये किया था महाराष्ट्र ने 1971 में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने वहाँ पे जल्दी में उड़ीसा की जगह आंध्र प्रदेश बोले थे, इसको उड़ीसा आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ये हम देख लेते हैं 1985 में लोकपाल विधेयक के अनुसार लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कौन सा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1968 से लेकर 2013 तक कई बार लोकपाल बिल लाया गया और हर बार अलग अलग प्रावधान किए गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1985 में जो लोकपाल बिल लाया गया था, उसमें कौन से प्रावधान नहीं थे, या कौन उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1985 में जो अधिनियम लाया गया था दोस्तों, तो ये लाया गया था 26 अगस्त 1985 को। किसके कार्यकाल में, तो उस समय राजीव गांधी जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी हमारे पीएम थे। ठीक है, ये लोकपाल विधेयक लाया गया था। इसमें राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, इसके साथ साथ पीएम, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर, ठीक है, उसके बाद हमारे सारे मुख्यमंत्री, हम कह सकते हैं मिनिस्टर्स, इनमें से किसी को भी लोकपाल के दायरे में नहीं रखा गया था। यानी कि ना प्रेसिडेंट को रखा गया था, ना वाइस प्रेसिडेंट को, ना प्रधानमंत्री को, ना लोकसभा अध्यक्ष को, और ना ही अन्य मंत्रियों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे कह रहा है राज्यपाल को, संसद सदस्यों को, उपराष्ट्रपति को, तो इनमें से किसी को भी लोकपाल के अंडर में नहीं रखा गया था। तो पता नहीं लोकपाल विधेयक लाए क्यों थे तो ये तो सरकार ही बता सकती है कि क्यों लाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। हाल ही वैसे ये जो विधेयक था ये पास नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि और वैसे भी इसमें किसी को भी अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 1985 में ही लोकपाल विधेयक के अनुसार लोकपाल का कार्यकाल कितना बताया गया था, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 60 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष और 58 वर्ष की आयु तक। कितना बताया गया है, तो इसमें बताया गया था 5 वर्ष। कितना बताया गया दोस्तों, 5 वर्ष यहाँ पे जो था वो बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको लोकपाल विधेयक डिटेल में पढ़ना होगा दोस्तों तो मुझे बताइएगा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाकर आपको सारी चीज़ें कवर करा दूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल समाज अवधारणा के समर्थक कौन है, रजनी कोठारी, सुभाष कश्यप, सोली सोबराजी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 116 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, रजनी कोठारी सिविल समाज अवधारणा के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सुशासन का क्या अर्थ है, सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, इसका क्या अर्थ है, साम्यवादी शासन, पूंजीवादी शासन, सर्वोत्तम शासन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोत्तम शासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किसका संबंध केवल प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या से है। इन समितियों का नाम दिया गया है, इसमें बताना है आपको कि किसका संबंध भ्रष्टाचार की समस्या से है। गोखला रिपोर्ट, संथानम समिति, कोठारी आयोग, या टॉमलिन आयोग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, के संथानम समिति जो थी दोस्तों, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध भ्रष्टाचार से है। और के संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग
आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, के संतानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। और के संतानम समिति कब बनी दोस्तों? के संतानम समिति के बारे में बात कर लेते हैं। ये बनी थी 1962 में। कब बनी थी दोस्तों? 1962 में ये बनी थी और इसने 1964 में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की थी। और इसी की रिपोर्ट के आधार पर क्या बना था? केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था। आप लोग मुझे बताइए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना था? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके गठन के बारे में? कब बना था ये? चलिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सूचना के अधिकार का दमन करने वाली कौन सी विधि है? शासकीय गुप्त बल अधिनियम 1923, शासकीय गुप्त बल अधिनियम 1933, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शासकीय गुप्त बल अधिनियम, शासकीय गुप्त बल अधिनियम 1923। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तुलनात्मक प्रशासन के अध्ययन में अग्रणी भूमिका किसकी रही है? लुथिर गुलिक की, एशेल्स की, फ्रेडरिक्स की, या उपयुक्त सभी की? तो सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक्स की। ठीक है, इन्होंने तुलनात्मक प्रशासन की अध्ययन पर ये अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई है। अगला देखते हैं। तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? वुड्रो विल्सन को, फ्रेडरिक्स को, मैक्रेडिस को, या उपयुक्त में से सभी को? तो किसको दिया जाता है दोस्तों? इन सभी को दिया जाता है तुलनात्मक अध्ययन के विकास में सहयोग देने के लिए। ठीक है, और मुख्यतः इसमें से कौन है? ये हैं आपके फ्रेडरिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन है? आपको बताना है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में व्यवहारवादी अध्ययन के जनक कौन है? एम क्रोजियर, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, या उपयुक्त में से सभी? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ही विद्वान क्या है दोस्तों? लोक प्रशासन के जनक में जो लोक प्रशासन के तुलनात्मक लोक प्रशासन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक जो है वो माने जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक रूप पाया जाता है? ब्रिटेन में, जापान में, फ्रांस में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो संघात्मक रूप कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो संघात्मक रूप आपका पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संघात्मक का क्या मतलब होता है दोस्तों? यहाँ पर क्या होता है? एक सेंटर होता है यहाँ पे, यानी कि एक केंद्र होता है, और राज्य होते हैं। ठीक है, ये संघ के रूप में काम करते हैं, और इसी को हम और सेंट्रल पावर किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है, और राज्य इसके साथ रहकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं हमारे देश में? तो 28। तो ये 28 स्टेट हैं जो इनके अंडर में काम करते हैं। इसे ही हम संघात्मक व्यवस्था करते हैं। तो इन चारों देशों में से ये किस में है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन है 124। अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? कांग्रेस करती है, प्रतिनिधि सभा करती है, निर्वाचक मंडल करता है, या सीनेट करती है? देखिए दोस्तों, जो अमेरिका की संसद है, अमेरिका की जो संसद या लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव जिसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है कांग्रेस। क्या नाम है दोस्तों उसका? उसका नाम है कांग्रेस। और इसके दो सदन हैं, कौन कौन से? एक है आपका उच्च सदन है आपका सीनेट। ठीक है, उच्च सदन है आपका सीनेट। और निम्न सदन कौन सा है? निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो कांग्रेस करती है? नहीं। प्रतिनिधि सभा करती है? बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों तो कांग्रेस के ही भाग हो गए। तो कौन करता है? यहाँ पर करता है निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव किया जाता है। और कैसा चुनाव होता है? ये अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार किस सिद्धांत पर आधारित है? शक्ति की एकता, शक्ति का असंतुलन, शक्ति संतुलन, या शक्तियों का विकेंद्रीकरण? तो आपका 125 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125 का सी, शक्ति का संतुलन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ पावर पे ये सब काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 4 बार, 3 बार, 1 बार या 2 बार। तो वहाँ पे दोस्तों कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर 2 बार नियुक्त हो सकता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। सर्वप्रथम सिविल सर्विस लोक सेवा शब्द का प्रयोग किया था पॉल एपलेबी रिपोर्ट में, दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी परमानेंट सिविल सर्विसेज रिपोर्ट में, फुलटन रिपोर्ट में या हार्डिंग समिति की रिपोर्ट में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी परमानेंट सिविल रिपोर्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिविल सर्विसेज लोक सेवा शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परमानेंट सिविल सर्विसेज। ठीक है, क्वेश्चन की स्पीड कैसी है दोस्तों मुझे बताइएगा। अगर बहुत तेज़ है तो मुझे बताइएगा, मैं अगली वीडियो में इसको कम करूँगी। हालांकि मैंने अभी जो स्पीड है वो इसलिए बढ़ाई है क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी कवर करने हैं। लोक प्रशासन के अलावा अभी और भी सब्जेक्ट हैं जिनके हमें MCQs जो हैं वो कवर करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश संविधान सहयोग व योजना का शिशु, ये किसने कहा है? लिटन स्टेची ने, डायसी ने या टास्की? टास्की नहीं होगा, ये लास्की होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पे हमारा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 128 के लिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रिटिश संविधान संयोग व योजना का शिशु है लिटन स्टेची का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंग्लैंड लोक सेवा आयोग कब शुरू किया गया था? इंग्लैंड लोक सेवा आयोग कब शुरू किया गया था? 1848 में, 1855 में, 1853 में या 1870 में? तो सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1855 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रशासन का दर्शन फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसकी है? ठीक है दोस्तों, कई बार ना वैसे तो इनकी पुस्तकें इंग्लिश में ही होती है, जैसे फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम है, लेकिन हमें एग्जाम में हम हिंदी मीडियम वालों के साथ ना कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें इंग्लिश वाले नाम हिंदी में लिख देंगे या फिर इंग्लिश को ट्रांसलेट करके दे देंगे, जिससे हमें इसे पहचानने में कई बार दिक्कत होती है। तो कोशिश करके दोस्तों ये भी नाम समझ लीजिएगा एक बार। अगर प्रशासन का दर्शन लिखा है तो इसको एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी देख लीजिएगा कि ये क्या होता है। फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी किताब है? आईवे डीट की, मार्शल डिमार्क की, फिपनर की या फिर एफ निग्रो की? तो ये किताब हो जाएगी दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्शल डिमार्क की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह कौन सा देश है जहां सिविल सेवा में भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य एक ही संस्था को सौंपा गया है? मतलब भर्ती भी एक ही कोई संस्था है, मान लीजिए एक्स, वो भर्ती भी कर रही है और वो क्या कर रही है, वो प्रशिक्षण भी दे रही है। ठीक है, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में या भारत में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में। ठीक है, हमारे यहाँ लोक सेवाओं में भर्ती का काम कौन करता है? तो हमारे यहाँ करती है UPSC, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, जिसके गठन का प्रावधान कहाँ दिया गया है? दिया गया है ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 315 में। ठीक है, आर्टिकल 315 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 2 बजट होते हैं? एक प्रशासनिक विभाग के लिए और दूसरा व्यापार निगमों के लिए? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ठीक है, और फ्रांस में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है दोस्तों? यहाँ पे संघात्मक प्लस अध्यक्षात्मक, ठीक है, दोनों का क्या है, मिश्रण है यहाँ पे। ये अपने आप में एक यूनिक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 133, किसी देश में प्रशासन न्यायिक नियंत्रण की परिधि से बाहर है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे प्रशासन पे न्यायिक नियंत्रण नहीं लगाया जाता, ये कहना चाह रहा है? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या भारत? कौन सा ऐसा देश है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के प्रशासनिक अधिकारी चुनाव भी लड़ सकते हैं? ठीक है, तो वो फ्रांस ही हो जाएगा उसका आंसर भी। अगला क्वेश्चन है, जापान में संविधान का एक प्रमुख लक्षण है एकात्मक शासन, शक्ति का पृथक्करण, अध्यक्षात्मक शासन या प्रत्यक्ष लोकतंत्र? जापान के संविधान का प्रमुख लक्षण आपको बताना है क्या है? तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकात्मक शासन हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखते हैं, लूट प्रणाली किसके लिए, लूट प्रणाली के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस या फ्रांस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। थोड़ा सा समझ लेते हैं लूट प्रणाली क्या होती है। तो अमेरिका में पहले क्या होता था दोस्तों, जो नौकरशाही के पद होते थे, ठीक है, यानी कि जो उच्च प्रशासनिक पद होते थे, उनका क्या होता था, नियुक्ति कैसे होती थी? लूट प्रणाली के आधार पर। लूट प्रणाली के आधार पर मतलब क्या, बोली लग रही है। जैसे मान लीजिए किसी को डीएम बनना है, एक मैं वो एग्जाम्पल के थ्रू दे रही हूँ। अब वहाँ पे डीएम होते हैं, कौन सा पद होता है, ठीक है, उसके लिए तो हमें वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पद है, जैसे हम किसी की भावनाओं को आहत ना करते हुए इसको उल्टा कर लेते हैं, एमडी कर लेते हैं इसको, ठीक है, हम इसको एमडी कर लेते हैं। जैसे कोई सर्वोच्च प्रशासनिक पद है एमडी, ठीक है। तो इसमें अगर नियुक्ति करनी होगी तो क्या होगा, जैसे हम 4 लोग हैं, मान लो कोई एक्स, वाई, जेड, ए, ये 4 लोग हैं, ये गए। तो क्या होता था, इस पद की बोली लगती थी। तो मान लो मिस्टर जेड ने सबसे ज़्यादा बोली लगा ली इसकी, ठीक है। बोली लगाने का मतलब क्या, आपको पैसे देने होंगे, तो पैसे देने होंगे। जैसे मान लो ये पद जो था वो 18 लाख में बिक गया, ठीक है, 18 लाख में इसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई इस पद की, 18 लाख। तो एमडी कौन बन जाएगा, मिस्टर जेड जो हैं, ठीक है, ये एमडी हो जाएंगे, ठीक है, इनके पास ये सर्वोच्च पद आ जाएगा। इसी पद्धति को क्या कहते हैं दोस्तों, लूट पद्धति कहते थे, क्योंकि यहाँ पे योग्यता के आधार पर प्रशासनिक पदों का बंटवारा नहीं होता था, बल्कि लूट के आधार पर होता था, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा पैसा जिसके पास है। अब इसमें क्या होगा, सब जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वही सबसे उच्च पद पर जा पाएगा, तो वही वहाँ पे होता था। तो लूट पद्धति के लिए किसको जाना जाता है, अमेरिका को जाना जाता है। अगला देखते हैं, लोक सेवा सिविल सर्विसेज शब्द का तात्पर्य क्या है? असैनिक सेवा, सैनिक सेवा, ए और बी दोनों। सिविल सेवा शब्द का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 136 के लिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असैनिक सेवा। यानी कि देखिए, सैनिक होते हैं हमारे देश में, आर्मी होती है, और उसके बाद प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पद होते हैं जिनको हम असैनिक कहते हैं। असैनिक है ये, सैनिक नहीं है मतलब। तो सिविल सर्विसेज में हम केवल इन्हीं को इंक्लूड करते हैं, सैनिकों को हम, ये अलग हो जाता है, इनका प्रशासन वगैरह सारी चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये भी। तो दोनों की अपनी अपने क्षेत्र में अपनी अपनी उपयोगिता है, महत्व है, दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सिविल सर्विसेज में हम सैनिक सेवाओं को इंक्लूड नहीं करते, केवल असैनिक सेवाओं को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, लोक सेवा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? नीति को क्रियान्वित करना, राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श देना, ए और बी दोनों। लोक सेवा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो लोक सेवा जो है वो नीतियों को क्रियान्वित भी करती है और राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श भी देती है। राजनीतिक कार्यपालिका कौन हो गई दोस्तों? ये हो गए मंत्री, ठीक है। और प्रशासनिक कार्यपालिका कौन हो गई? प्रशासनिक कार्यपालिका हमारी कौन हो गई? ये हो गए हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, ये हो गए हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में लोक सेवाओं के उदय और विकास का क्या कारण है? आधुनिक प्रशासन की जटिलता और विविधता, संसद पर कार्य के अधिक भार से अधीनस्थ विधायन में वृद्धि। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पुलिस राज्य के से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, या उपयुक्त सभी। आपको बताना है 138 के लिए क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में लोक सेवाओं का उदय और विकास का क्या कारण है? आधुनिक प्रशासन बहुत जटिल हो गया, उसमें विविधता आ गई है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। संसद पर कार्य के अधिक भार से अधीनस्थ विधान में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। और पुलिस राज्य से अब हम लोग कल्याणकारी राज्य की ओर शिफ्ट हो गए। पुलिस राज्य का क्या मतलब था? सीमित शासन। और कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है? पूरा जनता कल्याण करना। कल्याणकारी राज्य में कहा जाता है कि बच्चे के जन्म से लेकर कब्र तक हर चीज़ उसके लिए कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय लोक प्रशासन का ढांचा हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से या जर्मनी से? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिनन ग्रंथ के रचयिता कौन है? एम क्रोजियर, पीटर ब्लाउ, पी सेंजिक या इनमें से कोई नहीं। तो 140 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा एम क्रोजियर। ठीक है, द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिनन किसकी रचना है? एम क्रोजियर की रचना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो अपना फीडबैक दीजिएगा, या जैसा भी आपको लग रहा हो मुझे अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक आप अपनी मन लगाकर तैयारी करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।